स्वागत है यूपी पीसीएस के इस मेंस आंसर राइटिंग में। हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर को कैसे लिखें यूपी पीसीएस के मेंस की दृष्टि से देखते हुए, और ये हमारा 5वां टेस्ट है। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस आपके वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और हम लोग क्रमशः उन्हीं की चर्चा करेंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चंस है वो है यूपी के कल्चरल सेक्शन से, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए। और वाराणसी में अगर आप देख रहे हैं तो वैदिक काल से इसका महत्व है, पौराणिक काल में भी इसका महत्व है, क्रमशः साम्राज्यों की राजधानी रही है, शैव धर्म का केंद्र रहा है और आज भी भारत की सबसे जीवंत राज शहरों में इसकी गणना होती है। वही सारी चीज़ें लिख देनी है। कल्चरल इंपॉर्टेंस जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 125 वर्ड्स में। इंट्रो और कंक्लूजन की जरूरत नहीं होती, सीधे टू द पॉइंट फैक्ट पर चले आइए। तो इसमें क्या लिखना है? स्पिरिचुअल सेंटर है, घाट्स और गंगा कल्चर का जीवंत प्रतीक है, बीएचयू के रूप के पहले सारनाथ जहां बौद्ध धर्म की दीक्षा संपन्न हुई थी, एजुकेशनल और नॉलेज सेंटर है, बनारस घराना अभी भी है, आर्ट म्यूजिक एंड ड्राफ्ट का सेंटर रहा है, और बनारसी साड़ियाँ जिनके बगैर हमारे परिवारों की शादियाँ विवाह अधूरे हैं। कल्चरल क्या हस्तशिल्प कल्चरल डाइवर्सिटी का एक सेंटर है, क्राफ्ट का भी एक सेंटर है। अब कल्चरल डाइवर्सिटी के पॉइंट्स को थोड़ा सा मैंने अलग डिफाइन किया। कई सारी कॉपियों को जांचने के बाद मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे कॉपी में कबीरपंथी, अघोरा या शैव धर्म या कबीर, तुलसीदास और पार्श्वनाथ की जन्मस्थली जैसे शब्दावलियां वर्णित क्यों नहीं है। एक जो गलती आप लोग बार बार करते हैं वो ये है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी जरूरत एग्जाम में नहीं होती। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जब आप लिखने जाए ना तो आयोग बहुत ज्यादा ज्ञान की डिमांड आपसे नहीं करता। इतनी बड़ी कॉपी होती है और आयोग मान के चलता है कि प्लस माइनस 200 वर्ड्स इस पेपर में आ जाएंगे। अब आप खुद सोचिए 125 शब्द इसमें कहाँ आएगा? 125 शब्द इतना आएगा, तो ये मैंने जो जगह खींचा है ना, कोशिश करिए इतने में आप लिख दें। एनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं अथवा लिख रही हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसीलिए मैंने शीट पे लिखी है। बहुत परिश्रम लगता है, इनफैक्ट जैसे मैं ही खुद मेंस लिख रहा हूँ और सरदर्द भी बहुत ज़्यादा है, बट मेरा समर्पण भी आपको दिख रहा होगा। एनीवे, दूसरे प्रश्न पर आए। 600 बीसी में गंगा वैली में महाजनपद के सिचुएशंस के बारे में कमेंट करिए। वही, हाँ, इसके लिए तो आपको थोड़ा यूपी पीसीएस की स्पेशली बुक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, रामचंद्र शर्मा की बुक 600 बीसी। 600 बीसी में कई सारे प्रोसेस हुए हैं और उन्हीं प्रोसेसों में क्या है, गंगा घाटी, लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लौह प्रौद्योगिकी से जंगलों को साफ किए गए, फिर उसके बाद कृषि क्रांति हुई और कृषि क्रांति से जो शहरीकरण और नगरीकरण का जो एक दौर चला तो कई तरह के नगरों का अस्तित्व उभर के आया। गंगा घाटी में भी कई तरह के शहर थे। एक तरफ महाजनपदों का उदय हो रहा है, दूसरी तरफ परंपरागत वर्ण व्यवस्था में सुधार की मांग चल रही है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे 65 से भी ज्यादा संप्रदायों का उद्भव होता है और इस तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत का विधिवत इतिहास प्रारंभ माना जाता है। आर एस शर्मा, एनसीईआरटी 12th क्लास। वही चीजें लिखनी है, बट इसमें यूपी का क्या रोल है वो दिखाना है। अब इस पूरे प्रकरण में से आपको निकालना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश इसमें कहां दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी रहा है, मतलब कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। दूसरा, पावर सेंटर का ये स्ट्रगल सेंटर रहा है, वाराणसी एक बहुत बड़ा रहा है।
और एक ज्योग्राफिकल, गंगा घाटी की जो एक ज्योग्राफिकल महत्ता है जिसके ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया। आयरन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग यहाँ दिखाई देता है। और जो सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो दौर उभर के आया, तो इसमें कौशाम्बी से लेके, श्रीवास्ती से लेके, वाराणसी से लेकर के कपिल वस्तु और भी कई तरह के बड़े बड़े महानगरों का जिक्र मिलता है। प्रशासनिक स्थिरता आई, धर्मों का उदय हुआ और सोशियो इकोनॉमिक सेंटर हुए। ये सारे चीज आपके उत्तर में आने चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप चीजों को देखते हैं ना, तो गंगा घाटी में महाजनपदों की स्थिति, तो गंगा घाटी उत्तर प्रदेश का हृदय है और महाजनपद में जो जो चीजें हो रही हैं वो आपको उत्तर प्रदेश के सेंस से देखना होगा। इट मीन्स भारतीय इतिहास का हर वो अध्याय जो पुस्तक में है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है वो आपको तैयार करना होगा। आगे आइए, तीसरे प्रश्न में 1857 के रिवोल्ट के बाद अवध के प्रति नजरिए में ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में क्या बदलाव प्रकट हुआ। आफ्टर द 1857 रिवॉल्यूशन, व्हाट चेंज अपीयर्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अवध। मतलब 1857 के बाद अवध में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज किस प्रकार इंप्लीमेंट हुए। तो देखिए, ये भी प्रश्न नेशनल हिस्ट्री से अलग नहीं है। जो चेंज सेंट्रल में हम पढ़ते हैं, मतलब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पढ़ना है, बट इसमें थोड़ा अवध को हाईलाइट करना है। क्या है? अवध से सिपाहियों की भर्ती बंद कर दी गई। अवध के अगड़ी जातियों के प्रति बैर भाव शुरू किया गया। अवध के तालुकदार और जमींदारों से याराना और दोस्ती बढ़ाई गई। अवध में किसी भी प्रकार के समाज सुधार को लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अवध में ब्रिटिश शासन को सबसे गहरी चुनौती मिली थी, तो अवध में ब्रिटिश शासन ने अपने वफादारों की लिस्ट को बढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे सेंटर को डेवलप करने की पहल की और अवध उनका सबसे सेंट्रल फोकस रहा डिवाइड एंड रूल का। और भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, 3 नए बने, एक मेरठ बना, एक आगरा बना और एक इलाहाबाद बना। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तहत लखनऊ विद्रोह का सबसे बड़े गढ़ में से था, तो लखनऊ से लोग उठ के इलाहाबाद मतलब चले आए और वहां पर सारी चीजें उभर के आई। और भी कई तरह की चीजें हैं। तो अब 1857 के रिवोल्ट के सारे सिचुएशंस को आपको अवध की निगाह से देखना है। तो बताएंगे वही चीजें मैंने बताया। सपोर्ट टू तालुकदार, स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉलिसी शुरू हुई। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एडॉप्टेड सन, उनको अप्रूव किया गया। कंजर्वेटिव अप्रोच बनाया गया सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट के प्रति। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू हुई और कम्युनल पॉलिटिक्स को मोटिवेट किया गया। चेंज इन पॉलिसी इन आर्मी सिस्टम और अवध का इतिहास भूगोल का पुनर्निर्धारण किया गया। बताया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ ये है, जाटों का, गुर्जरों का, मुगलों का, सब जातियों के इतिहास को लिखना शुरू किया गया। तो बहुत बड़ा चेंज हुआ। दर्जनों किताबें हैं इसके ऊपर कि ब्रिटिश शासन ने अवध को लेकर के क्या अप्रोच अपनाया था। नेक्स्ट, प्रोवाइड ए क्रिटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेल्थ सिक्योरिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश। यूपी में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो भी प्लान चल रहे हैं उसके रिव्यू की बात की जा रही है। तो जब स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की जाती है तो उसमें कई सारे प्लान शुरू होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, उसी में मेडिकल इंश्योरेंस है, वीकर सेक्शन को कार्ड देना कि जब भी बीमारी आपकी हो जाए तो आप शॉर्ट आउट कर सके। कुछ बजटीय अलॉटमेंट भी है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट भी है और भी कई तरह की बातें। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के योजनाओं के साथ स्टेट गवर्नमेंट उसमें अलग से अपना कुछ स्कीम्स जोड़ता है। यही सारी चीजें हैं और इसको आप क्रमबद्ध रूप में आपको लिखना है। क्या लिखना है? अचीवमेंट, तो इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तीसरा, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं। टेक्निकल इंटरवेंशंस। और ये 4 चीजें करने के बाद जब आप इसकी रिव्यू करें तो क्रिटिकल चैलेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी योजनाएं हैं
उनका कवरेज सिर्फ लगभग 5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तक संचालित है। ये एक डाटा आपको लगभग उत्तर प्रदेश के वास्तविक स्थिति से परिचय करा सकता है। दूसरा, जागरूकता की कमी देखी जा रही है, लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरा है रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है और हमारे पास संसाधनों की कमी है और जो खर्चे लग रहे हैं वो बीमा योजनाओं से संचालित नहीं हो रहे हैं। अभी मैं हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ एडिशन पढ़ रहा था तो उसमें बताया कि आज भी उत्तर प्रदेश की 68% जनसंख्या जब बीमारी से ग्रसित होती है तो वो 1/3 अपने संसाधनों का प्रयोग इलाज को खर्च कराने में करते हैं और वो गरीबी रेखा के बहुत करीब पहुंच जाती है। तो आज भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बदली है। तो आप बताएंगे जो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशंस या श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना या जो 5 लाख का कवरेज मिल रहा है ये भी आपके आंसर में आना चाहिए। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य अपने विविध निधि का उपयोग किस प्रकार करता है? हाउ डज द स्टेट ऑफ यूपी यूटिलाइज इट्स वेरियस फंड? फंड की बात करें ना तो किसी भी स्टेट के फंड्स होते हैं, एक तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को रन करने के लिए होते हैं, दूसरा वेलफेयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी वेलफेयर और डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो फंड्स होते हैं उनके कुछ डिविजन्स होते हैं और उनके डिविजन्स का यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट कैसे कर रही है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट्स हैं उनको अलॉटमेंट होता है, सीएम रिलीफ फंड उनको उनके माध्यम से दिया जाता है, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट फंड उनको, और फिर अदर्स स्कीम और पेंशन निधि। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो एमपी लैड्स वाला भी है और डेवलपमेंट और स्कीम्स भी है। तो ये फैक्चुअल है। अब इस तरह के प्रश्नों को पूछ करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपी पीएससी क्या चाहता है मुझे नहीं पता। थके और उबाऊ प्रश्न होते हैं। जनरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर मैं ज़्यादा दिमाग लगाता भी नहीं हूँ। जहाँ पे डिस्कशन करने का नौबत ना आए तो उसके बारे में क्या डिस्कस करना है या उसके बारे में चर्चा ही क्या करना। आगे आइए, पूछ रहे हैं यूपी के हाई कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविटीज़म से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। GS2 में आपने पढ़ा होगा न्यायिक सक्रियता क्या है वगैरह वगैरह। यहाँ पर यही चीज़ उत्तर प्रदेश से जोड़ के पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने कौन से ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिनके माध्यम से पता लगता है कि यूपी का हाई कोर्ट भी कुछ ज़्यादा ही जोशीले रूप में एक्टिविटीज़म के रूप में है। बस, तो न्यायिक सक्रियता के उदाहरण एक बहुत पहले है ताजमहल का मामला। चमड़े के कारखाने से निकले हुए धुएं ताजमहल को पीला कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ताजमहल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा है एजुकेशन की स्थिति को लेकर के उस पर कमेंट किया गया। अदर तीसरा, पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा किया गया है कि ये जो फर्जी इनकाउंटर होता है या इनकाउंटर के रूप में ऐसे होता है, इसके ऊपर भी कुछ आपको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है या पुनर्विचार की ज़रूरत है। और फिर जितने भी सोशल इश्यूज हैं जैसे चाइल्ड मैरिज, वुमेन सेफ्टी, राइट टू वीकर सेक्शंस, इधर 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के कल्याणार्थ हाई कोर्ट ने कुछ PIL पे डिसीजंस दिए हैं यूपी गवर्नमेंट के लिए, तो वो शामिल होगा। और एक कहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट करिए। तो यूपी हाई कोर्ट की एक्टिविटीज़म इस नामक इस टॉपिक में अगर आप फैसला लिखेंगे ना तो समय हो तो कुछ ये भी दे सकते हैं कि फेक इनकाउंटर के प्रति सुओ मोटो हाई कोर्ट ने लिया। सुओ मोटो मतलब संज्ञान खुद ले लेना। कस्टडियल डेथ पर लिया है, पुलिस एट्रोसिटीज पर लिया है। उसके बाद बुलडोजर जस्टिस काफ़ी चर्चे में रहा है, उसके ऊपर लिया है। और जो बाबा जी का दंगा नियंत्रण कानून है जिसमें उपद्रवियों को पहचान करके जेल में डाल करके उनसे क्षतिपूर्ति वसूली जाती है, अद्भुत कानून है, तो उनके ऊपर भी हाई कोर्ट ने कमेंट किया।
इसके पहले राजनारायण का एक मामला हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी को चैलेंज किया गया था, तो वो भी न्यायिक सक्रियता के उदाहरणों में शामिल है। चाहे तो आप कॉमा दे दे के सारी चीजें लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूरी संभावना है कि मैं आपसे डिस्कस करूं और पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर न्यायपालिका की जो भी कमेंट रही है उसको रिव्यू करके बताऊं। तो जब आप अपना आंसर लिखें तो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आपके आंसर में ये पॉइंट्स मेंशन होंगे। ये लिखेंगे तभी आप 65% से ऊपर पाएंगे, अदरवाइज एवरीबॉडी नोन अबाउट इट व्हाट इज न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविटीज़ में ये आर्टिकल वो आर्टिकल, बट यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल पूछ रहा है। इट मीन्स एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक सक्रियता के रूप में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन है या नहीं। अगर है तो लिखिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में जो भी गवर्नमेंट्स ने एफिशिएंट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया है उसके बारे में आप कमेंट करिए। शानदार प्रश्न। जब मैं इस प्रश्न को बना रहा था तो यही कुछ चीजें हैं जिसको पढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के सीएम मिस्टर आदित्यनाथ की चर्चा सबसे ज्यादा उनके लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसी को लेके आ रही है। एक उनका फेस डिस्प्यूटेड कुछ लोग मानते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, बट जब हम डिप्लोमेट बनने की बात करते हैं तो हमारा दायरा सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस या डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर ही सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। तो 2017 से लेकर के पुलिस प्रशासन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या किया, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, माफिया राज को कंट्रोल करने के लिए मजनू मिशन, मजनू स्क्वाड्स जो बनाए, मजनू मंचलों को नियंत्रित करने के लिए, महिला पुलिसों की भर्ती के लिए, सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए, पुलिस सिस्टम के अंदर कुछ चेंज किए हैं। ये लगातार चर्चे में है। एक तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, इतने इनकाउंटर हुए हैं, इतने अपराधियों को जेल में डाला गया है, इतने अपराधियों की फाइल खुली है, इतने अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ये सारी चीजें गई। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर में इतने परसेंट की कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट फिर उसके बाद से 2017 से लेकर 2025 के बीच में एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इतने कमियां आई हैं और क्राइम जोन के रूप में जो चीज चिन्हित थे उसमें ये चेंज हुआ है। इतने सारे पहलू हैं और आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए और इसके डाटास भी आपको याद होनी चाहिए। तो जब आप अपना आंसर लिखें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए किसी भी एस्पेक्ट पर, तो ये सारे मुद्दे आपके आंसर में होने चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। एक शब्द है जीरो टॉलरेंस एंड माफिया राज। जीरो टॉलरेंस एंड कंट्रोल माफिया राज। क्या किया गया? एक्शन किया गया क्रिमिनल्स के ऊपर, क्लासिफिकेशन किया गया इलीगल प्रॉपर्टीज को, जब्ती भी हुआ है, और फिर इम्प्रूवमेंट इन प्रोसिक्यूशन सिस्टम, मुकदमा प्रणाली में सुधार किया गया जो मैंने अभी आपको बताया। टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या किया गया? तो पुलिस कमिश्नर रेट सिस्टम किया गया, यक्ष ऐप इंप्लीमेंट किया गया है, यूपी 112 वो सीसीटीवी त्रिनेत्र नामक वो किया गया है, फॉरेंसिक क्षमता को, कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए लैब्स बनाए गए हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक बूथ, वुमेन बीट, मिशन शक्ति, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये 3 चीजें इंप्लीमेंट की गई है। और मॉडर्नाइजेशन पुलिस का किया गया है और पुलिस के कंडक्ट और बिहेवियर जो कि सुधर नहीं सकती है उसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए। इतना पर्याप्त है। अब देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर कहां से डाटा लाएं। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में डाटा की जरूरत के लिए बहुत भटकने की जरूरत नहीं है और यूपी गवर्नमेंट की इतनी मोटी डायरी आती है या ईयर बुक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्राइम रेट इतना रिड्यूस हुआ, गंभीर अपराध इतने 5000 सॉर्ट आउट हुए हैं, इतनी पुलिस भर्तियां 50% उनका रेशियो बढ़ाया गया है, न्यू पुलिस स्टेशन, न्यू पुलिस चौकीज, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर सेल, अब इनकाउंटर और जो केसेस हैं उनको क्लियरेंस, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने, अब ये मैंने छोड़ रखा है आपके लिए।
ये सारी याद होनी चाहिए आपको। और जब आप अपना आंसर लिखें ना, तो उसमें एकदम ये मेंशन होना चाहिए, तभी आपको अबव 65% मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप 50 से 55 के बीच में रहेंगे। नेक्स्ट, एनजीओस। वाह, कई बार मैंने बोला है, लीजिए फिर बोल देता हूँ। मोर देन 33 lakhs एनजीओ इज एक्टिव इन इंडिया। 88,000 are blacklisted. 22,000 above are working with India government, and 1,12,000 NGOs registered लीगली इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। ये सेंट्रल का है, मुझे एकदम याद है। यही चीज़ें स्टेट्स में पूछनी है। ये उत्तर प्रदेश में एनजीओस के क्या सिचुएशंस है, और दूसरा कुछ एनजीओस जो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस है, इलेक्शन वॉच है, CRY क्राई है। ये सारे इंटरनेशनल लेवल के एनजीओस हैं जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं या फिर भारत जैसे विकासशील देशों की गर्दन दबोचते हैं और उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन यहां पर आपको उन एनजीओस की बात करना है जो प्रॉपरली यूपी में एक्टिव हैं, उनके कुछ नाम्स। तो आप बताएंगे पॉजिटिव रोल क्या प्ले कर रहे हैं। वही इनोवेशन सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, सोशल एम्पावरमेंट के रूप में है, एक्ट एज ए लिंक गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या है, वही फर्जीवाड़ा, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, रेगुलेटरी कॉम्पिटिटिव डुप्लीकेटर, मतलब फर्जीवाड़ा, लूटने का यंत्र, विदेशी चंदे पाने का, सरकारी योजनाओं के खाने का एक माध्यम है। उसी चीज़ को पॉइंट में एक्सप्लेन करते जाएंगे, आएगा। अब कई लोग कहते हैं सर नहीं मिलता, ये देखिए लिखा मैंने, एनजीओज जिन पे इतने रजिस्टर्ड हैं, इसमें स्माइल फाउंडेशन है, गूंज है, प्रथम है, हेल्पेज इंडिया, ग्रेव बिल्टन ट्री फाउंडेशन, बाल राकेश भारत, इतनी सारी चीज़ें हैं। इसमें से 2-3 का नाम ले लेंगे तो एनफ है। अब आगे जब एनजीओज पढ़ें तो आपको याद होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस में इनका क्या रोल है। पर्टिकुलरली आपको कुछ एनजीओज का नाम लेना पड़ेगा जिसने यूपी में एडमिनिस्ट्रेटिव अवेयरनेस के लिए काम किया। सेकंड, एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो जैसे गूंज है, तो आपको बताना पड़ेगा इन लोगों ने यूपी में क्या किया, नॉट नाम, मतलब नॉट ओनली नेम, इनकी एक्टिविटीज को। ठीक उसी तरह सोशल एम्पावरमेंट, मतलब एनजीओज ने सोशल एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, किस योजनाओं पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने एक्ट बनाने का प्रयास किया, आरटीआई का क्या प्रयोग किया। डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब वेस्ट यूपी से लेके ईस्ट यूपी तक और इधर पूरा चारों हिस्सों में डिजास्टर, आपदा को कंट्रोल करने में, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, दंगे फसाद हो गए, अन्य कई और चीजें हो गई, उनको कंट्रोल करने में पर्टिकुलरली कौन सी एनजीओ इन्वॉल्व है और उसकी एक्टिविटी का एरा या एरिया क्या रहा है। और ठीक उसी तरह इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, जैसे गंगा के किनारे पेड़ लगाने में, टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स के प्रोटेक्शन में, एनिमल हस्बेंड्री के रूप में, मतलब आपको पर्टिकुलरली एरिया, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली प्लान्स, पर्टिकुलरली फंड, जब तक ये चीज़ें नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब एनजीओस, रोल ऑफ एनजीओस इन पॉलिसी मेकिंग एज ए प्रेशर ग्रुप डेवलपमेंट, ये तो थके हारे प्रश्न है जो पिछले 10 सालों से आईएएस में पूछे जा रहे हैं। एवरीबडी नोन अबाउट इट। तो अगली बार जो एनजीओस को लेकर के क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह आएंगे, और मुझे नहीं लगता कि किसी के नोट्स में ये सब है। और आप लोग जो 100 रुपये घटनाओं के चक्र में उलझे रहते हैं, जो मंथन करते रहते हैं, आई थिंक दूर दूर तक उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके सिलेक्शन में। भ्रम में है तो रहते रहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए स्वच्छ भारत अभियान की भूमिका की विवेचना करिए। एग्जामिन द रोल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन इंप्रूविंग द लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत अभियान, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी,
ये धार्मिक रिलीजियस बटन आ गया, हाँ ये रहा, वो थोड़ा सा, सॉरी इसके पहले ये क्वेश्चन है, हाँ एनजीओ के बाद। यूपी में रिलीजियस टूरिज्म को मोटिवेट करने के लिए टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी प्लान एक्टिव किए जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। बेहतर प्रश्न है। अब थोड़ा सा पहले, इसके पहले डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश एक कल्चरल स्टेट है। उत्तर प्रदेश में इतने मेले और इतने महोत्सव होते हैं। अयोध्या का राम मंदिर का बनना टूरिज्म के सेक्टर में एक सबसे बड़ा फ्लो माना जाता है। अयोध्या के साथ लोग काशी भी जाते हैं। और लास्ट ईयर इतने लोग यूपी में आए, यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी यूपी के इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन है, इतने फॉरेन करेंसी यूपी में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जीडीपी में एक अलग रोल प्ले करता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में ये सेक्टर इतना रोल प्ले कर रहा है। इन सभी ये सभी एक्टिविटी को इनिशिएट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया है। कुछ कॉरिडोर्स बना रहे हैं, कुछ एक्सप्रेसवे से रिलीजियस सेंटर को जोड़ रहे हैं, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले की योजनाएं हैं जो हेरिटेज प्लेसेस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके, मॉडर्नाइज्ड करके टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इतने एस्पेक्ट हैं, सबके ऊपर आपको लाइन से बोलना होगा, सॉरी लिखना होगा, और कुछ डाटाज वोटाज डाल देते हैं तो 65% के ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यही बात करनी है। जैसे प्रसाद स्कीम्स, स्वदेश दर्शन स्कीम्स 1 और 2, स्पिरिचुअल रिलीजियस कॉरिडोर्स, टूरिज्म पॉलिसी 2022 एंड कल्चरल इवेंट्स एंड टूरिज्म प्रमोशन। अब यूपी में जब आप पढ़ रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म का, तो ये आपको जानना होगा। 5 सर्किट हैं वो जानने होंगे। स्पिरिचुअल टाउन है, या फिर इतने करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए दिए हैं। दीपोत्सव हो रहा है, देखो अपना देश पिछले साल चलाया गया। महाकुंभ में इतने लोग आए, जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन। काशी में इतने, अयोध्या में इतने, महाकुंभ में इतने, 2025 तक आए। ये सारे फैक्ट आप डालेंगे तभी आपकी आंसर रिच लेवल में आएगी और एबव 65% के लेवल पर आएगी। नहीं फैक्ट डालते हैं तो आपका आंसर 40 से 45% के बीच में रहेगा। फिर हो सकता है कॉल हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता फाइनल सिलेक्शन के लिए आप झंडे गाड़ पाएंगे। नेक्स्ट, बेटर लाइफ के लिए स्वच्छ भारत अभियान को यूपी ने कैसे इंप्लीमेंट किया। अब जब इस क्वेश्चन को आप डील करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके कई सारे एम्बिशंस होते हैं। योजना कब बनी, एम्बिशंस क्या था, कितने फेज चल रहे हैं, ये इस प्रश्न की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इस प्लान से लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है। तो अवेयरनेस आया है, कूड़ा कचरा कम हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है। कई सारे रिपोर्ट्स में यूपी के इस क्लीन सिटीज या क्लीनिंग पॉलिसी के बारे में चीज़ें आई हैं। जैसे इंदौर टॉप है, अब तो इंदौर रहेगा नहीं क्योंकि वहाँ विषैले पानी से जो मृत्यु हुई है, इंदौर का तमगा अब हमेशा के लिए छिन गया कि भाई इतने अच्छे शहर का दर्जा आपको प्राप्त था और आप पानी भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं कर पाए, जिससे इतने इंसानों की मौत हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि अब इंदौर दोबारा अगले 10 साल तक लिस्ट में आ पाएगा। बट उत्तर प्रदेश में भी कई सारे कचड़े शहर हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रैंक में आते हैं। अब आ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ाना है। देखिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट में, डिग्निटी ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन में टॉप परफॉर्मेंस प्रदर्शन किए हैं। इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड एंड बिहेवियर चेंज अर्बन और रूरल के सैनिटेशंस में। अब यूपी में आप लिख रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि क्लीन इंडिया मिशन से या स्वच्छ भारत अभियान से ये 3 बीमारियां काफ़ी कम हुई है। पहली बात,
जो भी टॉयलेट बन रहे हैं उसमें यूपी सबसे टॉप पे है। तीसरा, कचरा प्रबंधन 30% के बेहतर रोल में आया है। ओडीएफ भी इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, बिहेवियरल चेंज आपको दिखाई दे रहा है। यूपी में इतने शौचालय बन चुके हैं, इसके बीच में इतने लाख शौचालय बन रहे हैं। यूपी टॉप रैंक में है ओडीएफ में, और 4 सिटीज को 5 स्टार रेटिंग मिली है। अभी आपकी जिम्मेदारी है, वैसे आप फैक्ट तो रट ही लिए होंगे, माहिर हैं आप लोग रट्टे में। 5 स्टार रेटिंग मिली है और कम्युनिटी टॉयलेट का भी निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत स्कीम से यूपी का या यूपी के सिटीजन्स, यूपी के रूरल एरिया, यूपी के अर्बन एरिया में क्या इम्पैक्ट आया, पहली बात। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या चीज चेंज आके दिख रहा है। तीसरा, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में अचीवमेंट्स क्या आए हैं। चौथा, रिपोर्ट्स में क्या कहा जा रहा है। ये होता है डिप्लोमेटिक आंसर। बट आप लोग क्या लिखते हैं वो आपको पता होगा, तोते की तरह रट के बैठे होंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्या मिला। लेकिन बात जब लिखने की आती है तो यही कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और 5 लाइन में, 4 से 5 लाइन में लिखना क्या है, बच्चे यही नहीं समझ पाते और लिख के चले आते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का कब शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फलाना ठिकाना। जी नहीं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, प्लान को इंप्लीमेंट करते हुए उत्तर प्रदेश की सिचुएशंस क्या है, क्वेश्चन की ये डिमांड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट। हाँ, अभी तक जितने सवाल हमने डिस्कस किए देखे होंगे, कहीं भी मैंने इंट्रो और कंक्लूजन नहीं लिखा, क्योंकि इसकी जरूरत होती नहीं है। आइए अब आते हैं बड़े प्रश्नों में। 200 शब्दों के प्रश्न है जहां पर आपको जरूरत होगी। पहला सवाल आर्ट एंड कल्चर से होता है। पूछ रहा है कि मूर्ति कला का कैरेक्टर क्या है, और मूर्ति कला के जो भी तत्व हैं और जो भी स्टाइल्स हैं उनको रिव्यू करिए यूपी के स्पेशल रेफरेंस में। तो मथुरा कला तो है ही है, मथुरा कला के अलावा कौशाम्बी कला है और सारनाथ कला है। बट आप लोग सिर्फ मथुरा कला लिखते हैं, नहीं, कौशाम्बी भी है, सारनाथ भी है। इसके अलावा टेरिकोटा फिगरन, जो कच्ची ईंटों को आग में पका करके किया जाता है, वो भी है। और फिर गंधार आर्ट का भी कुछ प्रभाव है। यही सारी बातें करनी है। ये आर्ट हो गए, लेकिन उसमें किस तरह की मूर्तियां बनी, पहली बात। दूसरा, कौन सा सामग्री मटेरियल को यूज किया गया, और भी कई तरह की चीज, कौन कौन से टाउन रहे यूपी के जो इसके सेंटर रहे, और किस चीज की मूर्तियां बनी। जैसे हिंदू देवी देवताओं की बनी, उसी तरह बौद्ध गॉड्स के भी बने, और भी कई चीजें। वो सारी चीजें आपको सीरीज में क्रमबद्ध रूप में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेन कैरेक्टर आप इंट्रो डालेंगे, और फिर मेन कैरेक्टर में सबसे पहले मटेरियल, सब्जेक्ट, स्टाइल एंड वेराइटी, ये 3 चीजें कॉमा दे के लिखें या पॉइंट में लिखें। बट कॉमा दे के लिख सकते हैं, क्योंकि 200 शब्दों में सिर्फ 8 लाइन आपको लिखना है। 8 लाइन से ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे 20 प्रश्न 3 घंटे में। फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर आप बताएंगे कि यूपी में ये 4 शैलियाँ एक्टिव रही हैं, मथुरा, सारनाथ, कौशाम्बी और टेरिकोटा। मैंने कुछ जगह पर यह भी पढ़ा कि गांधार कला का भी प्रभाव देखा गया। हो सकता है कनिष्क के टाइम पर एक जो रहा होगा, आए होंगे लोग। बट ये 4 तो मेन है। मेजर प्लेसेस, तो उस आपके आंसर में चुनार, मथुरा, सारनाथ, देवगढ़ का नाम होना चाहिए। चुनार लाल बलुआ पत्थर, और मथुरा मूर्ति निर्माण कला, सारनाथ और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त पीरियड का। कंक्लूड करेंगे क्या, भारतीय कला के इतिहास में आध्यात्मिकता और भौतिकता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से उठा के मैंने लिख दिया, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आपके प्रश्न में यूपी के सिटीज का नाम, यूपी में जो मेजर स्टाइल से उसका नाम नहीं रहेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जब भी, चाहे वो स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, उसमें ये 4 बातें क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। बट इसमें से एक पॉइंट आप लोग ऊपर लिखते हैं, दूसरा नीचे। कभी माइंडसेट अप्लाई ही नहीं करते कि सर नॉर्मल से प्रश्न अगर आ गए
तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, यही जानना जरूरी है। बाकी सब तो आपके मोबाइल में या आपके टेबल में है ही। नेक्स्ट, एंशंट इंडिया में अर्बनाइजेशन के मेजर रिसोर्स और रिजल्ट को एनालिसिस करिए। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री से लिया गया है कि एंशंट एरा में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। फिर वही क्वेश्चन 600 बीसी अर्बनाइजेशन का एरा, और अर्बनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो यूपी में भी हुआ, और यूपी में ये मेजर सिटीज उभर करके आए, वही लिखना है। क्या है? आयरन टेक का इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर, सरप्लस रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, महाजनपद, करेंसी, ट्रेड, क्राफ्ट, ये सब चीज़ें हुई। अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो सोशल कल्चरल चेंज, फिर कल्चरल एक्सचेंज, ओरिजिन ऑफ न्यू क्लास एंड अर्बन लैंडस्केप, वही सारी बातें बतानी है। बट यहाँ पर आपको जो दो चीजें लिखनी है वो क्या है? ये है कि श्रावस्ती, कौशाम्बी, काशी, मथुरा, हस्तिनापुर, कुशीनगर, अहिच्छत्र, ये नाम आना चाहिए। और नेशनल हिस्ट्री में मेंशन है कि मोर देन 10 cities situated in यूपी in the second phase of urbanization in ancient era, especially in गंगा वैली। क्लियर? तो अगर ये चीजें आपके आंसर में मेंशन नहीं हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिलीजियस सेंटर तो है ही। आर एस शर्मा से सीधे प्रश्न उठाया गया है और यूपी पर फोकस है। तो यूपी की जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है उसमें ये सारे सिटीज का नाम मेंशन है। याद रखिएगा, मोर देन 10 cities, 10 cities, 10 cities, तीन का भी नाम लिख के अबव 10 cities कर दीजिएगा तो एनफ है। और कंक्लूड करिए, विच चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की धारा बदलने में सहायक हुआ। आइए, ये भी शानदार प्रश्न है जो मैंने क्रिएट किया। इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया का पेपर उठा के देखेंगे तो गांधी जी, बिफोर गांधी, आफ्टर गांधी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी, कम्युनिज्म, सोशलिस्ट, बिजेंटरी स्ट्रगल, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, कम्युनल हिस्ट्री, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड ईटीसी। नेशनल मूवमेंट की औकात और हैसियत इतनी ही है। अब कंपेयर करके पूछे जा रहे हैं, ये पिछले 10-20 सालों में आईएएस में आए। तो अब आपको या आपसे पूछ सकते हैं या पूछेंगे ही कि ये लीडरशिप में, आइडियोलॉजी में यूपी का क्या रैंक रहा या यूपी की क्या कंट्रीब्यूशन रहा। माफ करिए, रैंक नहीं, कंट्रीब्यूशन। इट मींस उदारवाद, उग्रवाद, उसमें तो कांग्रेसी राजनीति में भाग लेने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें यूपी ने अपने आप को मोटिवेट किया। फॉर एग्जाम्पल, पीजेंट्री स्ट्रगल, बाबा रामचंद्र, नेहरू जी का और मालवीय जी का किरदार वहीं से शुरू होता है। दूसरा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, कानपुर एक सेंट्रल हुआ करता था। सोशलिज्म, बिहार से निकला यूपी में, प्रगतिशील लेखक संघ 1936। अखिल भारतीय किसान महासभा 1936 लखनऊ। समाजवाद का तो गढ़ रहा है राम मनोहर लोहिया, आजादी के पहले, आजादी के बाद। फिर 1942 का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, बलिया, चित्तू पांडे। इतने सारे एस्पेक्ट हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है? इंडियन नेशनल मूवमेंट में आइडियोलॉजी और लीडर के अप्रोच से यूपी के रोल को क्रिटिकली एनालाइज करिए। वही बात करनी है क्या? तो अब नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो नेशनल मूवमेंट के रूप में आपको कुछ खास चीजें लिखनी होगी जो मैंने आपको बातें बताई। 1857 को रिवोल्यूशनरी रूप देने में यूपी का रोल रहा। कांग्रेस के जो पॉलिटिकल सिस्टम थे उसमें लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट दोनों यहां से इफेक्टेड थे। इनफैक्ट आर्य समाज ने कांग्रेस को उग्रवादी रूप दिया, और उदारवादी में आपके मालवीय जी तो थे ही। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का गढ़ ही रहा है। गांधीयन मूवमेंट से भी इफेक्टेड रहा यूपी। सोशलिस्ट मूवमेंट या पेजेंट्री स्ट्रगल्स या पेजेंट मूवमेंट या कम्युनल का तो गढ़ रहा उत्तर प्रदेश, एएमयू। और इंटेलेक्चुअल्स मूवमेंट का भी रहा है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, गो रक्षा का आंदोलन, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का आंदोलन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कैसे भूल सकते हैं? आई थिंक जब मैं इस प्रश्न को लिख रहा था ना,
तो मैंने सभी लोगों के नोट्स और क्वेश्चंस को देखें कि इंटेलेक्चुअल्स मूवमेंट, पीजेंट्री स्ट्रगल्स या इस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं कि नहीं। तो बहुत निराशा होती है कि जितने लोग भी टेस्ट सीरीज वगैरह चलाते हैं ना, सिर्फ खाना पूर्ति होती है, पहली बात। दूसरा, सब कट कॉपी पेस्ट रहता है। तीसरा, कोई हाथ से नहीं लिखता या बच्चों को ये बताने की जहमत नहीं उठाता कि प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, आईएएस में बने हैं तो यूपी उनकी कॉपी करेगा ही करेगा। अब इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं बता सकता। तो आपके आंसर में लक्ष्मीबाई, हजरत महल, नेहरू, पंत, मालवीय, काटजू परिवार, इलाहाबाद में ये प्रयागराज में ये 4 घराने, सैयद अहमद एएमयू घराना, बाबा रामचंद, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और चित्तू पांडे। सारी चीज़ें मुझे रटी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपके आंसर में। खुद सोच लीजिए दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, यूपी में रूरल एरिया में जो भी मेले महोत्सव हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, उनके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हुए उनके कल्चरल इंपॉर्टेंस पर एनालिसिस करिए। अब इतने मेले हैं, महोत्सव हैं, तो मेले महोत्सव क्या होते हैं। पहले मेले महोत्सव थोड़ा सा सुन लीजिए। मेले महोत्सव समाज को जीवंत रखते हैं, समाज में जुड़ाव को बताते हैं, लोग इनसे मिलते जुलते हैं। पहले के मेले महोत्सव में ही वो खोया पाया हिंदी फिल्मों में देखे होंगे। उसके अलावा रिश्ते नाते मिलते थे, शादी विवाह, रिश्तेदारियां, सूचनाओं का आदान प्रदान, सब कुछ होता था। इसके अलावा वो संस्कृति और लोक परंपरा को भी सामने रखते थे। और हर मेले की एक अपनी कहानी होती है और उसका एक अपना मैसेज होता है। और उन सारे मैसेज में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, वो एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, इनसे संस्कृति तो जुड़ी ही रहती है, इकॉनमी भी जुड़ा रहता है, सामान बिकते हैं, जीडीपी, लोगों के पास पैसा पहुंचता है। एक तरीके से आज के मॉडर्न भाषा में जीडीपी बढ़ती है। तो ये कनेक्टिविटी है। तो अब आपके अगल बगल कभी भी कोई भी मेला हो, उसमें ज़रूर जाइए, उसमें सहभागी बनिए, सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए और उसको प्रमोट करिए। और ये सोच के करिए कि ये मेला मेला नहीं है, ये भारत की संस्कृति की आत्मा है, ये हमारे संस्कृति का जीवंत रूप है, ये हमारे संस्कृति में शामिल जो भी तत्व हैं उनकी निरंतरता को बताता है, समाज के जो भी गरीब और वंचित लोग हैं उनकी रोजी रोटी भी उपलब्ध कराता है और पूरे इकॉनमी को सर्कुलेट करता है। ये नहीं कि 10 रुपए की टिकट कटा के डांस देखने चले जाए, जो आप लोग करते हैं। इलाहाबाद में हमने भी किया, तो दूसरे को क्या बोलूं। जब मैं ग्रेजुएशन में था, मेजर कैरेक्टर्स तो कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी, कम्युनिटी एंड गैदरिंग प्लेसेस, ट्रेड सेंटर कैटल्स, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेडिशंस। कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीजियस गैदरिंग, कीपिंग फॉक एंड अलाइव, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड यूपी इज कल्चरल स्टेट। और मेले महोत्सव भारत की सजीवता का प्रकट करते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल विद द ब्यूटी ऑफ लाइवनेस ऑफ इंडिया। प्रतिवर्ष इतने मेले लगते हैं अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा मथुरा में मेले लगते हैं। मैं अभी तक मथुरा नहीं गया, उम्मीद है जरूर जाऊंगा। कि यहाँ 86 टाइप के मेले लगते हैं। कल ही एक बच्चा आया, मैंने पूछा भाई 86 मेले लगते हैं, 2-4 का नाम बता दो। उसने बताए भी। और यूपी गवर्नमेंट ने 40 मेजर फेस्टिवल्स को स्टेटस दर्जा दिया है। मतलब इसमें उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी इन्वॉल्व होती है। तो जब आप चीज़ों को लिखें ना, तो इन फैक्ट्स को भी जरूर मेंशन करें। इससे आपके मार्क्स और अच्छे और बेहतर तरीके से आएंगे। पूछ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उत्तर प्रदेश, उसकी रोल को रिव्यू करिए। मतलब क्या यह बेबुनियाद और औचित्य विहीन संस्था है, या फिर जो रोल निभाने की एक उम्मीद की गई थी वो पूरी हुई नहीं है। राज्यसभा की तरह इसके पास अपनी भूमिका को निभाने के लिए कोई माध्यम नहीं। क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य, ब्रिटिशर्स को लगा कि हर जाति हर संप्रदाय के लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए, तो उन्होंने इसको बना दिया। यह हारे हुए नेताओं को ठिकाने लगाने का अड्डा है। धन बल बाहुबल के
प्रवेश दिलाने का, बैकडोर से एंट्री का भी एक अड्डा है, कोई अधिकार नहीं है, खर्च बढ़ाते हैं। किसी भी बिल के ऊपर आज तक पॉजिटिव रोल प्ले नहीं हुआ है। इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं उनका भी कोई पॉजिटिव रोल खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में, क्रिएशन में नहीं हो पाया है। ये तुष्टिकरण करने वाला, ये लोगों को संतुष्ट करने वाली एक संस्था है। एवरीबडी नोन अबाउट इट। बट क्या आप इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो फिर कैसे लिखेंगे? तो किसी भी संस्था की यूटिलिटी इस संदर्भ में एस्टैब्लिश्ड होती है कि उसमें जो मेंबर हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल कर रहे हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तो इसके पीछे एम्बिशन यही था कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए लोगों के लिए तो बन गया, वो लोग इलेक्टेड आते हैं, लेकिन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ साथ डेवलपमेंट के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत पड़ती है, जो डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल या इलेक्शन वाले कल्चर से सेलेक्ट होकर के नहीं आ सकते। यही सोच करके एमएलसी का प्रोविजन रखा गया, अपर हाउस का रखा गया कि अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकता हूं, यूपी के एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज ला सकता हूं, स्पेशली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मॉडल को बदलने की क्षमता रखता हूं, तो मैं चुनाव लड़के मंत्री नहीं बन सकता। बट अगर गवर्नर को या सीएम को लगता है कि डॉक्टर ओमकार नाथ कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमें एजुकेशन वाले स्पेशलाइजेशन से मुझे एमएलसी में के रूप में वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने एक्सपर्टीज का कुछ कंट्रीब्यूशन यूपी पीएससी में कर सकूं। इसी को बोलते हैं लेटरल एंट्री, जो आजकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो रहा है। ये लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट असेंबली में भी रखा था ब्रिटिशर्स ने, बट भारत में ठीक हो गया इसका उल्टा। तो अब जब आप इस चीज को लिखें ना, तो इसी एम्बिशन को लिख करके इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। एम्बिशन, एम तो अच्छा था, बट पॉलिटिकल कल्चर इंडिया का ऐसा है जिसकी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन अनयूटिलाइज दिख रहा है, इसलिए इसके ऊपर यह डिबेट हो रहा है कि यह बेबुनियाद और औचित्यविहीन संस्था है। बट ऐसा है नहीं, इसको ऐसे 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 किया जा सकता है। यही डिप्लोमेटिक आंसर है कि आप वास्तविकताओं को ढक भी रहे हैं, झुठला भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन ये इसका एम्बिशन नहीं था, फलाना ठिकाना। तो ये जो डिप्लोमेसी है आपके आंसर में भी आनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि 80% बच्चों के आंसर में आ पाएगी। अगर इस तरह का थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन दे दिया जाए तो सीख लीजिए। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि ब्लॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, तो इनके पास पावर नहीं है, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है हारे हुए नेताओं के, रबर स्टैम्प हैं, इकोनॉमिक बर्डन का रूप बने हैं। तुष्टिकरण वाला मैं भूल गया लिखना, क्योंकि कई बार ना दिमाग से लिखते हैं तो हिंदी में मेरा दिमाग तेज से चलता है, इंग्लिश में वही आज तक ट्रांसलेट वाला माइंडसेट है। जस्टिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस में तो ये रिव्यू चैम्बर है, एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट सेंटर हैं, और ये पब्लिक वॉइस है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई क्यों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बदलाव होना चाहिए, तो मैं 50 पॉइंट वहीं पर बिना देखे बोल दूं, या मेरी तरह कोई भी एक रेस्पॉन्सिबल टीचर बोल सकता है। बट हमारे लिए रास्ते बंद है। कंक्लूड करिए। ये चेक एंड बैलेंस के रूप में इफेक्टिव हो सकता है, बट जो मेन बात मैं अब बताने जा रहा हूं वो ये है, क्यों यह फेलियर ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है। तो आप बताइए कि वहां पर इतने क्रिमिनल हार्डकोर बैठे हुए हैं, इतने क्रिमिनल बैठे हैं, और इतने क्रिमिनल हार्डकोर जिनके ऊपर मर्डर रेप्स के चार्ज चल रहे हैं, और इतने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर चार्जेज हैं। जिस सदन में 40% क्रिमिनल बैठे हों, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है? पहली बात, वो दाद देनी पड़ेगी बाबा जी को कि इन 40 को काबू में करके रखें। जो लोग भी यूपी से हैं, कम से कम अतीक और मुख्तार के इनकाउंटर और 5,000 लोगों को जेल में ठूसने की उम्मीद कभी नहीं किए होंगे। हम लोग तो यही कहते थे, यूपी में गोली खत्म हो जाएगी, क्रिमिनल खत्म नहीं होंगे, जहां हर दूसरा आदमी माइंडसेट से क्रिमिनल है। खैर, आप हंस सकते हैं इस बात पर। नेक्स्ट, यूपी के पंचायती राज सिस्टम सोशल रिवोल्यूशन का एक इंडिकेटर बन रहा है। सीधे से पूछ रहे हैं, पंचायती राज ने यूपी के सोशल सेक्टर को कैसे इफेक्टेड किया है। पंचायती राज, वुमेन्स रिजर्वेशन,
वुमेन्स लीडर उभर के आए हैं, SC ST OBC भी है वो उभर के आ रहा है, एक नई लीडरशिप आ रही है, कास्टिज्म का असर कम हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, डेवलपमेंट गांव गांव तक पहुंच रहा है। दूसरा, डेमोक्रेसी को निचले स्तर तक लागू या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट हो रहा है, सहभागी लोकतंत्र, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। NCRB के अनुसार रूरल एरिया में कास्ट बेस्ड क्राइम इतने कम हुई हैं, इतने रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और भी कई तरह की बातें। तो इंट्रो को लिखने के बाद आप वही सारी चीज़ें बातें क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे कि जेंडर को लेके क्या चेंज आया, दलित और OBC को लेकर के क्या आया, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में लोकल लीडरशिप कैसे राइज हो रही है, को रिलेशन कैसे चेंज हो रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे बढ़ा हुआ है, सोशल जस्टिस का कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। यह एक मौन क्रांति है या सामाजिक क्रांति का मॉडल है। अब देखिए मैंने यहाँ सामाजिक क्रांति लिखा, मेरे मुंह से निकल गया मौन क्रांति। तो आप मौन क्रांति भी कह सकते हैं कि पंचायती राज एक मौन क्रांति का रूप है या साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो जब आप लिखें तो ये सब थोड़े पॉइंट्स आने चाहिए, जैसे दलित वुमेन्स, OBC वुमेन्स इतने ज़्यादा, और भी हैं लेकिन 12,000 से ज़्यादा आप ऐसे लिखे करिए। अबव 3 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, क्राइम रेट इतना बढ़ा है, जातीय उत्पीड़न भी कम हुआ है, अवेयरनेस और लिटरेसी भी बढ़ा है। अब थोड़ी सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन कभी कभी जब मैं गांव जाता था ना तो पिता चाचा जी लोग, पिताजी तो नहीं, दादा दादा के अन्य लोग, उनको बड़ा कुढ़न होता था किसी अन्य जातियों के वर्चस्व या लीडर को देख के, फिर उनके वो दादा परदादा को याद करने लगते थे कि इनके दादा परदादा हमारे यहाँ ऐसे थे, आज देखो ये ब्लॉक प्रमुख हो गए। तो एक अजीब सी कुढ़न रहती है। अगड़ी जाति या सामंती जाति में तो इसको फ्यूडल कास्ट बोलते हैं, जो भी बावन ठाकुर राजपूत और भूमियार हैं, दे आर फ्यूडल क्लास मेरी नज़रों में। हो सकता है आपका रिव्यू कुछ अलग हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिवाद 20 साल पहले चरम पर था, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। जातिवाद अब जातीय पहचान के रूप में बदल गया है। इसको चेंज करने का पूरा श्रेय पंचायती राज हुआ है। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो यही लिखिए, ये चीजें हुई हैं। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे अपना रोल बेटर कर सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका लोक सेवकों के चयन में और अधिक निष्पक्ष परिवर्तनकारी किस प्रकार हो सकती है, सलाह और तर्क दें। मतलब यूपी PSC को सुधारें, पेपर आउट हो रहा है वो रुके, एग्जाम की कॉपियां ट्रांसपेरेंसी से जचे, आंसर की उपलब्ध कराया जाए, इंटरव्यू बोर्ड को रीऑर्गेनाइज कराई जाए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो लास्ट 5 ईयर से चर्चे में रही। AI का प्रयोग भी कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को एस्टैब्लिश करने में, कैलेंडर का पालन हो और क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड न रहे, यही सब कुछ रहा। हाँ, थोड़ा लेटरल एंट्री भी दे सकते हैं ताकि स्पेशलाइज्ड लोग आए। मेरी तरह लाखों लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं, जो किसी सरकारी पद पर नहीं है, बट उनको अगर मौका मिले तो वो अपना बेस्ट दे करके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे नंदन नीलकेनी, सोचिए उस व्यक्ति ने आधार को मूर्त रूप लागू किया। हाँ, वो IITian थे, इन्फोसिस में थे, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है या फिर किसी पद पर नहीं है, लेकिन वो समाज में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं, तो उनके लिए लेटरल एंट्री रखा गया। बट लेटरल एंट्री के आड़ में अपने समर्थक लोगों को, जातीय लोगों को पिछले दरवाजे से अंदर डालने की बात होती है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बंदे के ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं सब इसके जातीय हैं। अब दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्या कर सकते हैं। तो यूपी PSC ट्रांसफॉर्मिंग रोल क्या करे भाई, रिक्रूटमेंट इन प्रोसेस रिफॉर्म, मैंडेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू बोर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करें, प्रश्नों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में इंप्रूव करें, परिवर्तनों की भूमिका दूसरे रूप में, स्पेशलाइज्ड लोगों को लेके आए, लेटरल एंट्री विशेष भर्ती कर सकते हैं,
साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, एआई तो अब यूज होने जा ही रहा है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर के आंसर की जारी करते हैं और 5 प्रश्न हमेशा गलत होते हैं। क्यों होते हैं भगवान जाने, वो आप भी जानते हैं। अनफेयरमिटी को रोके, कैलेंडर को इम्प्लीमेंट करें और एक ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र जरूर लगाएं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जाके आयोग से अपने कंप्लेन को दर्ज करा सके। कंक्लूड करिए, यूपीपीएससी क्षमता आकलन करने वाला भी हो, यूपीपीएससी कैपेसिटी बिल्डिंग बॉडी भी हो। क्षमता आकलन समझ रहे हैं? आइए साइबर क्राइम के बारे में अगला क्वेश्चन है। साइबर क्राइम और साइबर हमलों से होने वाले अटैक्स को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट के मैनेजमेंट को रिव्यू करें। रिव्यू द मैनेजमेंट बाय द यूपी गवर्नमेंट टू प्रिवेंट लॉसेस फॉर साइबर क्राइम और साइबर अटैक्स। एक्चुअल क्वेश्चंस है। तो एक साइबर क्राइम कितने केस हुए हैं, यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया, कितने साइबर सेल थाने बने हैं, कितने लोगों की भर्ती हुई है, यूपी में साइबर क्राइम का स्टेटस पहले क्या रहा, अब क्या रहा है, क्राइम रेट बढ़ा है कि घटा है, और भी कई तरह की चीज़ें। लखनऊ में क्या हुआ है, प्रयागराज में क्या रहा, कितने जोन बनाए गए हैं, और भी कई चीज़ें। तो सबसे पहले पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या किया गया, इतने ये होना चाहिए। अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए क्या किया गया, इतने सीवर बने हैं। सक्सेस रेट क्या है ये देखिए, ये शून्य मेरा छूट गया है, 2000 यहाँ पे 24 होगा, 24 से 25 के बीच में इतने मामले आए हैं, ये सही कर लीजिएगा 2024 से, वो मैंने मिटाया नहीं। कन्विक्शन रेट इतना % रहा है। टेक्निकल इंटरवेंशन क्या रहा है, इतने मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया गया, इतने ईएमआई नंबर को ब्लॉक किया गया, मोर देन। रिकवरी इतने करोड़ रुपए की हुई है, और लीगल एक्शन इतने की सजा, इतने सालों की सजा का प्रावधान है, और इतने करोड़ फाइन का प्रोविजन। कंक्लूड करिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ साइबर क्राइम। तो ये जो मैंने आपको बताया है, एक किसी बुक में मिल जाएगा, किसी नोट्स में मिल जाएगा, बट ये सारे कंटेंट आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि हाउ यूपी गवर्नमेंट कंट्रोल साइबर क्राइम्स या साइबर क्राइसिस को कैसे कर रही है। भूख और कुपोषण की स्थिति की चर्चा करते हुए संबंधित चुनौतियों का परीक्षण करें। मतलब फूड एंड मॉल न्यूट्रिशन को लेकर के यूपी में क्या चैलेंजेज है, और यूपी गवर्नमेंट इस चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर रही है। तो कितने भूखे लोग हैं, मॉल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, ठिगने बच्चे कितने हैं, बौने बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, CRY क्राई की रिपोर्ट क्या कर रही है, UNDP उसकी रिपोर्ट क्या कर रही है, WB वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कर रही है, FAO की रिपोर्ट क्या कर रही है, नीति कमीशन की रिपोर्ट क्या कर रही है। 6 में से 2 का नाम आप लिख दीजिए। पहली बात आंकड़ों के रूप में हो गया। दूसरा, कुछ अगर सर्वे हुआ तो वो मेंशन करिए। और तीसरा, इस चीज को दूर करने के लिए ICDS है, मिड डे मील है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, कुछ CMs की भी योजनाएं हैं, और यूपी में उनका रैंक क्या है उसको लिख करके कंक्लूड कर दीजिए। सारे क्वेश्चन यहाँ फॉर्मेट पड़े हुए हैं, उसी को मैंने लिखा है। कैसे, देखिए, यूपी सर्वाइव क्रिटिकल फूड इनसिक्योरिटी, क्या मोस्ट हाउस होल्ड, इतने % पॉपुलेशन इफेक्टेड है यूपी का, और सबसे ज्यादा एरा है ईस्टर्न रूरल एरिया का। मॉल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रंस, इतने बच्चे अंडर वेट हैं, तो ठिगनेपन के, बौनेपन के ये आंकड़े हैं। नेशनल रिपोर्ट जो क्या है, इतने बच्चे, ऊंचाई उनकी कम है, रूरल और अर्बन एरिया में इतने साल के बच्चे इस उम्र तक फूड न्यूट्रिएंट पाते हैं, या इतना गैप दिख रहा है। वुमेन्स अबव 44% वुमेन्स वेयर इफेक्टेड फ्रॉम एनीमिया। चैलेंजेस क्या है, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, तो वही पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस की कमी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप ना होना, जेंडर गैप बढ़ते रहना, या फिर अपने सोशल वैल्यूज और जो भी गवर्नमेंट के प्लान आ रहे हैं उसमें लीकेज। कंक्लूड क्या करना है, नॉट टू बी इम्प्रूव्ड टू एक्टिव SDG गोल्स। मतलब उत्तर प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है, और सतत विकासात्मक लक्ष्यों को लागू करने में आंशिक रूप से ही सफल दिख रहा है। ये मत लिखिएगा
100% फेलियर। उत्तर प्रदेश सतत विकासात्मक लक्ष्यों में भूख और कुपोषण जैसी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं दिख रहा है। एक ये हुआ, बेटा आप फेल नहीं हुए, बेटा आप सक्सेस नहीं हुए, बेटा तू फेल हो गया, तू नालायक है, तू गद्दा है, तू उल्लू का पट्टा है। इसमें अंतर होता है। एक होता है मर्यादा के साथ शब्दों को लिखना या बोलना, और एक होता है अपमानजनक आरोप प्रत्यारोप की बातों में चीजों को लिखना। तो दोनों में अंतर है। उत्तर प्रदेश एसडीजी के एम्बिशंस को गेन करने में सफल नहीं दिख रहा है, ये लिखिएगा। और आई थिंक एट लास्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में यूपी का क्या रोल रहा है, इम्प्लीमेंट कमेंट करिए। तो गुड गवर्नेंस देखिए, बीमारू स्टेट से ब्रेक थ्रू इस ग्रोथ इंजन के रूप में लाने का प्रोसेस एक यूपी में दिख रहा है। कैसे? तो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में काम हुआ, 2-3 पॉइंट इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में काम हुआ, इसमें पॉलिसी बढ़ाई गई, बनाई गई, इम्प्लीमेंट की गई, और इसका असर हुआ कि 2017 के पहले यूपी की इकॉनमी का जीडीपी लेंथ इतना था, 2025 में यूपी का लेंथ इतना है, पहली बात। दूसरा, डूइंग बिजनेस इंडेक्स में यूपी इतना आया है, नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी इतना आया है, वर्ल्ड बैंक के गुड गवर्नेंस में यूपी इतना है। ये 5 में से 3 रिपोर्ट लिख दीजिए। ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए इंट्रो के साथ। अगर ये चीज़ें मेंशन नहीं हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कथा कहानियां सब जानते हैं। तो रूल ऑफ लॉ और जीरो टॉलरेंस टू क्राइम, क्रैक डाउन ऑन क्राइम एंड माफिया, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, 2 लाइन लिखेंगे, पैरा चेंज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है, डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। निवेश मित्र स्कीम के तहत इतनी न्यू सर्विसेज, इतने एप्लीकेशन प्रोसीड हुए हैं। ध्यान रखिएगा, मैं डेट भी बता देता हूं कब आया है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये है, इसमें मैंने कहीं लिख रहा होगा किस तारीख को निकला हुआ था। सारा विज्ञापन निकलता है ना, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। ट्रांसपेरेंसी लेकर के जीआईएस 1 मैप, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही कम हुई है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये देखिए, जीडीपी 2016-17 में इतनी थी, 2025 में इतनी हो गई। ये आंकड़े आने चाहिए। और जो एक्सप्रेस वे है उससे कनेक्टिविटी कैसे हो रही है। सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेटिव के लिए कुछ चलिए, उसमें एक प्लान का नाम होना चाहिए जिसके तहत 15,000 से 25,000 तक फंड का अलॉटमेंट हो रहा है। अदर एस्पेक्ट भी है। और फिर आप लिखेंगे लॉ एंड ऑर्डर बिकमिंग द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। यूपी में माफिया जब्ती इतने इनकाउंटर हुए हैं, मिशन शक्ति, ये आंकड़े तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक में मेंशन हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट एक पुलिस स्टेट के रूप में काम कर रहा है और यूपी गवर्नमेंट खुद क्रिमिनल हो चुका है। हालांकि नेगेटिव रूप में मेंशन था, बट हमें तो पॉइंट निकालना था कि भाई ये हुआ। अब गुंडों को मारने के लिए व्यक्ति गुंडा बन जाए, ये भी आप कह सकते हैं, बट डिप्लोमेट है तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम की चीज़ें हैं वो ले लीजिए। वापस आते हैं, पेपर खत्म हुआ, 1 घंटे में इतनी सारी बातें हुई। मेरा समर्पण देख ही रहा होगा, बहुत सी बातें हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए प्रॉब्लम कहाँ होती है। जिन चीज़ों से मैं जूझा या मेरा चयन टॉप रैंक पर नहीं हुआ, उसके पीछे यही थी कि नॉलेज होने के बाद भी टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, या नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई, उसको संभाल नहीं पाया। यही चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सोचने का प्रयास करिए, पूरा सिलेबस रखिए, खुद बैठिए, कंटेंट लीजिए और खूब लिखिए। कंटेंट आपके पास होना चाहिए कि एनजीओ पढ़ रहे हैं तो एनजीओ, टाइप्स ऑफ एनजीओ, डेवलपमेंट रोल, रोल इन इंडिया, रोल इन यूपी। और फिर जब 5 और 6 पढ़ रहे हैं तो यूपी में अलग अलग सेक्शन, सबके पॉइंट्स बना लीजिए ताकि याद हो जाए। मुझसे आप मेंस का कोई क्वेश्चन दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। ऐसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं पढ़ा लेता हूँ। आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी सब रटा हुआ है। क्यों? 15 सालों से मैं यही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 5 साल खुद पीटी पढ़ाया। यही बात बताना चाहते हैं। ये नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन लाया और लो भाई पीपीटी बना के एक्सप्लेन कर दिया, जो पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली से मुखर्जी नगर से लेके करोल बाग तक हो रहा है। चलिए अब अगले पेपर में
मिलते हैं। उम्मीद है 1 घंटे में कुछ तो हमारे साथ आपने अच्छा सीखा होगा। थैंक यू।